की बात कर रहे हैं असल में, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये टूटना चाहिए। टूटेगा कैसे? जब वो कमजोर होगा। किसी की भी व्यवस्था या कोई भी सिस्टम अगर हम उसको तोड़ेंगे या उसको एक बार बदलने का प्रयास करेंगे तो वो कमजोर होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो हम इस घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर पंखे चल रहे हैं, ये पंखे चल रहे हैं तो हम इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हम उनको मजबूत कर रहे हैं जाने अनजाने में। और गुलामी इस कदर हो गई है, अगर हम जान भी लें तब क्या करेंगे? ये तो सामूहिक रूप से जब हम ये चीजें सोचेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तब बात बनेगी। क्योंकि आप देखो, हम ये फैन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पंखा जो बनाया है ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर फाउंडेशन की है। ब्लैक रॉक और रॉकफेलर फाउंडेशन की पूरी दुनिया की पूरी टेक्नोलॉजी उनके नाम से पेटेंट है। वो अपनी बना करके बैठे हुए हैं टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी से हमें लूट रहे हैं पल पल। ये पंखे का इस्तेमाल हम कब नहीं करते? इसमें जो कॉपर लगा है, इसमें जो लोहा लगा है, इसमें जो एल्युमिनियम लगा है, इसमें स्टील लगा है, इसमें जो भी कुछ लगा है सबका सब कंपनियों का है कि नहीं है जी? तो हम उस कंपनी के व्यवस्था को तोड़ने के लिए या उस कंपनी से लड़ने के लिए उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि हमें मतलब अब तक मुझे लगता है कि नहीं समझ में होगी या पता नहीं होगा कि हम किस तरीके से उनको मजबूत कर रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई भी ऐसी मूवमेंट हो, चाहे आप धर्म का काम कर लो, चाहे आप क्षत्रिय का काम कर लो, किसी भी प्रकार का काम कर लो, हम किसी ना किसी तरीके से उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। जैसे हम किसी स्थान पर आने जाने का कार्य करते हैं, पेट्रोल डीजल कंपनियों का उनके ऊपर कब्जा है। जो पेट्रोल डीजल में से जो वेस्टेज निकलता है, जो कार्टोल निकलता है, बाकी का मटेरियल निकलता है, वो उनका है। उसमें जो बजरी लगी है वो उनकी है, जो रेत लगा है वो उनका है। हालांकि रेत और बजरी जो है वो प्राकृतिक है ना, लेकिन उसको जब हम वो लोग इसकी माइनिंग करते हैं, जब पहाड़ तोड़ते हैं, जो रेत नदियों से निकालते हैं, जो हमारी नदियां हैं, गंगा जैसी, यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं, जिनको इन्होंने पूरा दूषित कर रखा है। दूषित किस तरीके से कर रखा है वो भी आपको मालूम होगा, है कि नहीं? इनमें इन्होंने मतलब शराबों की फैक्ट्रियां लगा करके और ना जाने किस किस तरीके के कारखाने लगा करके जो उसका वेस्टेज होता है नदियों में डाल देते हैं, है ना? तो वो जो रेत है वो कंपनियों का इस तरीके से है, जब उसको निकाला तो वो मशीन से निकाला, वो मशीन की टेक्नोलॉजी उनकी, उस मशीन को बनाने की कंपनियां उनकी, उस मशीन को ठीक करने के जो स्पेयर पार्ट आते हैं वो फैक्ट्रियां उनकी। तो वो रेत निकालने से लेकर के लगाने तक, सीमेंट हो चाहे वो रेत निकालना हो, वो कंपनियों को हम मजबूत करते हैं किसी ना किसी तरीके से, है कि नहीं जी? तो इस तरीके से हम मतलब ऐसी उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ऐसी व्यवस्था बना दी कि तुम चाहे हमारे साथ खड़े हो जाओ, चाहे हमारे खिलाफ खड़े हो जाओ, मजबूती तो हमें मिलेगी। हम तुमको चौबीसों घंटे लूटेंगे, लूट करके वो हमें ही बर्बाद करने के लिए हमारे खिलाफ में वो षड्यंत्र रचते हैं। चाहे वो एचपीवी वैक्सीन का हो या कोरोना वैक्सीन का हो, हमारी बच्चियों को किस तरीके से ये बर्बाद करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और वो काफी हद तक फेल होता हुआ नजर आ रहा है और आया भी है, क्योंकि जागरूकता आ गई। लोगों को पता चल गया ना कि एचपीवी वैक्सीन का जो खेल है वो किस तरीके से है, और जो ये कोरोना का जो दौर रहा, मतलब ये झूठी महामारी जो लेकर के आए थे, उसमें जो ये अंदर केमिकल डाल रहे थे, तो उस बात से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि कुछ लोग, और कुछ लोगों की क्या बात करूं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो जनता सरकार मोर्चा के जो लोग जो इस चीज को समझते थे, षड्यंत्र को समझते थे, उन लोगों ने गांव गांव जाकर के, गली गली जाकर के भौंक भौंक कर बताया कि ये इस तरीके से ये आपको खत्म कर रहे हैं, किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। अब तुमको पता चल गया, अब तुम्हारी मर्जी है, लगवाओ ना लगवाओ। हम नहीं कहते कि लगवाओ, हम नहीं कहते ना लगवाओ, लेकिन समझ लो, पहले पता चल जाए कि हम मतलब वो किस तरीके से आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी बात को मैं यहाँ पे पूरा करते हुए मैं चाहूंगा कि भाई सोनी भारती जी, ये व्यवस्था हमारे तक आई कैसे और किस तरीके से हमारी व्यवस्था को खंडित करते हुए इन लोगों ने ये षड्यंत्र पूर्वक हमारे देश को बर्बाद करना शुरू किया। जी सोनी भारती। बार बार मैं प्रणाम करूंगा, नमस्ते करूंगा, क्योंकि आज के समय में लोगों को
मतलब किसी के पास बैठने का समय है ही नहीं। समय तो है, अलग अलग कामों में लगा रखा है या लगे हुए हैं, मजबूरी बना दी उन लोगों की। हम चर्चा शुरू करेंगे, थोड़ा सा इतिहास पे नजर डालेंगे कि हमारे साथ ये बातें हुई कैसे, क्या हुआ हमारे साथ। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि टोटली धोखा हुआ है। सच्चाई हम लोगों को बताई नहीं जाती, ना सच्चाई हमारे पास पहुंचती है, ना पहुंचाई जाती किसी भी माध्यम से। हम कोरे झूठ में जी रहे हैं। अभी 10-15 मिनट हम लोग जो चर्चा करेंगे तो उससे धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। उस कुदरत ने सबको बुद्धि दी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने विवेक से आप सोचना एक बार, जिन जिन हम टॉपिक पे बात करेंगे धीरे धीरे। हम चर्चा शुरू करेंगे एक कहानी से। वो कहानी सच्ची है। जगदीश चंद्र बोस हुए अपने एक वैज्ञानिक, अपने देश में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की थी, एक रिसर्च की थी अपने घर में ही। उन्होंने कुछ पौधों पे 10 गमले में लगाए थे उन्होंने पौधे। कुछ छत के ऊपर रख दिए थे, कुछ छत के आंगन में नीचे रख दिए थे, मतलब उनको अलग अलग रखा था उन्होंने। रिसर्च क्या की कि जो नीचे पौधे रखे थे उन्होंने 5 गमले, उनको वो सुबह उठ के गालियां देते थे कि तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम्हारे अंदर कोई खुशबू नहीं है, तुम हरे भरे नहीं हो। ये इस तरीके की गालियां देते थे उनको वो, अपने जो वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस जी। और जो ऊपर रखे हुए थे उनको कहते थे कि आपकी टहनी, आपके फल बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, आप बड़े सुंदर हो, खुशबू अच्छी आती है, आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, जल्दी बढ़ जाओगे, आपके पास आने से बैठने से मेरा मन बड़ा खुश होता है, आप में ये विशेषताएं हैं, आप में वो विशेषताएं हैं। और साथियों उन्होंने क्या किया कि सबको बराबर पानी देते थे, बराबर खाद दिया करते थे। उन्होंने देखा कि 6 महीने में वो जो जिनको गालियां देते थे वो सारे पेड़ सूख गए, मुरझा गए, या उनकी जो ग्रोथ हुई वो बहुत स्लोली हुई, धीरे धीरे हुई। और जो ऊपर रखे हुए थे जिनकी वो प्रशंसा करते थे, जिनकी वो बड़ाई करते थे, वो बड़ी तेजी के साथ फले फूले। ये बात आप भी महसूस करोगे अपने जीवन में कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास आपको जाने से मतलब गिल्टी महसूस होती है, आपको अच्छा नहीं लगता उसके पास जाने से। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके पास आप ऊर्जावान हो जाते हो। तो उनकी वो रिसर्च थी, उनकी जो रिसर्च थी उसमें यह था कि पौधे भी भावनाओं को समझते हैं, ये सांस लेते हैं। वो उनकी पूरी रिसर्च थी, पूरा उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया था। लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ जो बात करने आया हूं वो ये कि अंग्रेजों ने 200-250 साल हमारे साथ यही किया कि आपकी संस्कृति बेकार है, आप नैतिकता वाले नहीं हो, आप निकम्मे हो, आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, आपकी कोई साइंस नहीं है। 250 साल में हमारी 5-7 पीढ़ियां चली गई। मतलब हम कौन थे, क्या थे, हमें मालूम ही नहीं। आज हम उस दौर पे हैं कि मतलब वहां आ गए आज, तो धर्म की बात ना करते हुए कि भाई भाई के साथ बैठना पसंद नहीं करता। और ये माता जी बैठी हैं, इन्होंने वो समय देखा है कि जहां पे 5 पीढ़ियां इकट्ठी बैठ के खाना खाया करती थी, अलग नहीं हुआ करते थे। अंग्रेजों ने ये किया हमारे साथ। हम भूल गए कि हम कौन थे, क्या नहीं थे, कहां से आए। आज हम मतलब पढ़ा लिखा किसको मानते हैं, मतलब एजुकेटेड किसको मानते हैं, जो कोई सलाह देने वाला है किसको मानते हैं, ज्यादातर वकीलों को मानते हैं, उनकी सलाह में चलते हैं। और वकीलों का कॉन्सेप्ट पूरा बनाया अंग्रेजों ने, पूरा का पूरा, पूरी पार्लियामेंट जो पूरा सिस्टम है सारा वो अंग्रेजों ने बनाया अपने हिसाब से। अब मैं बात को शुरू करूंगा 1857 से। 1857 की क्रांति हुई, देश में बहुत विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हमारे देश में पढ़ाया जाता है। लेकिन साथियों जो हम पढ़ रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, उसमें ये निकल के आया है कि एक एक चीज बड़ी बारीकी से, कुछ इंग्लैंड से दस्तावेज निकलवाए हैं, कुछ क्या 50,000 से ज्यादा निकल के आए हैं वहां से। उसमें सच्चाई कुछ और निकल के आती है। श्री राजीव दीक्षित जी हुए हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से इस पे चर्चा की है। ये चर्चा थोड़ी सी उससे आगे की है कि 1857 में जो वो विद्रोह हुआ था वो इसलिए हुआ था कि 100 साल पहले अंग्रेज आ चुके थे।
100 के लगभग काफी साल हो चुके थे उनके आए हुए, लगभग 1757 में 16वीं शताब्दी में 1770 हाँ बंगाल का वो बनाई। उन्होंने सरकार बना ली थी अपनी। लेकिन क्या हुआ, जो सबसे बड़ी घटना हुई 1857 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जब देश में दोबारा कब्जा हुआ अंग्रेजों का, ये बात आपको इतिहास में सुनने को मिली होगी कि उस वक्त 1857 की क्रांति में अपना देश आजाद हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, सारे अंग्रेजों को मार के भगा दिया था। अब हुआ क्या कि जब अंग्रेज यहां से चले गए, उन्होंने यहां जिनके साथ दोस्ती थी, उनकी मित्रता थी कुछ राजाओं के साथ, उनको चिट्ठियां लिखी, लेटर लिखे कि भाई हम दोबारा वापस आना चाहते हैं, आप लोग हमारा कितना साथ दोगे। वो चिट्ठियां हैं हमारे पास आज, हम दिखा सकते हैं उनको। वो उस समय की लैंग्वेज में है, अंग्रेजी में है ज्यादातर, तो खानदानों का नाम है उसमें जिन जिन राजघरानों ने भारत के साथ गद्दारी की, और अंग्रेजों को चिट्ठी में बेकायदा लिखा है कि हम आपको 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे, अपनी पूरी सेना देंगे, ये जो क्रांतिकारी देश में है इन्होंने, ये हमें भी परेशान कर रहे हैं, आप देश में आओ और अपनी सत्ता दोबारा से बनाओ, हम आपका साथ देंगे फिर पूरा। तो वो दोबारा आए, भारत के राजाओं ने, कुछ राजाओं ने उनका साथ दिया और भारत फिर से गुलाम हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया कि हम आपको ये देश 100 साल के ठेके पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। भारत को अंग्रेजों ने 1857 में लीज पे दिया। किसको? अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके बाद फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार खत्म हो गई 1857 में, फिर चली इंग्लैंड की संसद की सरकार। अब जब संसद की सरकार चली तो देश में फिर से लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, उन्होंने आईबी बनाई, अपना ये इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1861 का, आपको बार बार पढ़ने को या देखने को मिलता है, जनता सरकार मोर्चा के साथी बार बार बोलते रहते हैं। आईपीसी बनाई 1872 में, इंडियन पिनल कोड बनाया, मतलब वो जुडिशरी का पूरा सिस्टम अंग्रेजों ने यहाँ पे रच दिया। और भारत को 1000 साल तक गुलाम करने के लिए यहाँ पे 34,735 कानून बनाए, टैक्स का एक कानून, एग्जैक्ट का अलग, और जितने भी आप ये कानून देखते हैं, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सारे के सारे, इनका अलग सिद्धांत था पूरा भारत को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए। अब 1876 में आईबी ने रिपोर्ट दी अंग्रेजों को कि भारत में लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। विपिन चंद्र पॉल की उम्र उस टाइम 18 वर्ष थी, 17-18 वर्ष रही होगी। वो उस कमेटी के जो संगठन बना था 1876 में, उसके सदस्य थे कि भाई भारत में फिर दोबारा संगठन बन रहा है और 1857 की क्रांति फिर से भारत में होगी और अंग्रेजों को मार के यहां से भगाएंगे, ऐसी योजना भारत के लोग कर रहे हैं। ये पूरा विस्तार उन्होंने बताया थे। तो अंग्रेजों ने फिर सिस्टम बनाया देश में कि भाई हम वहां से पार्लियामेंट से, अंग्रेजों की पार्लियामेंट से वो साफ मुकर गए थे कि हम आपको मार के भगाएंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या मजबूरी थी कि देश में उसको सेना नहीं मिली, विदेश में जाके सेना बनानी पड़ी। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद रुपया, वो हमारे सिसोदिया जी उस पर सेशन लेंगे कि वो क्यों बनाना पड़ा, कैसे बनाना पड़ा। असली आजादी तो वो थी जो वो आ जाती तो इन्होंने पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट ले लिया। मेरा जो उद्देश्य है ये समझाने का कि सरकार ने प्रताड़ित किया है। एक शब्द सरकार 1857 से चली आ रही है ये सरकार, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। तो अगर जो पूरा निकाल के देखें तो 1757 से चली आ रही है सरकार सरकार सरकार। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सरकार शब्द से डरते थे कि वो सरकार कुछ भी कर देती है। अब मैं बचपन में डरता था कि कोई कह देता था कि जहाज आ गया, छुप के बच्चे अंदर बढ़ जाते थे, डर जाते थे। आज भी यही चीज है। वो क्यों डरते थे? जब असहयोग आंदोलन देश में चला हुआ था, अंग्रेजों ने ये फरमान जारी किया था कि जहां पे आपको भीड़ दिखाई दे वहां पे बम गिरा दो, गोलियां चला दो। देश में ऐसी दहशत चली हुई थी। जलियांवाला बाग तो एक कांड था, उससे 4-5 दिन पहले, जो वो पाकिस्तान के एरिया में, लाहौर का एरिया में आता है, वो वहां पे अंग्रेजों ने जहाज में बैठ के तोप गोले चलाए थे और लोगों को गोलियां मारी थी। ये रिकॉर्डेड बातें हैं सारी, मतलब ये स्कूल की किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेंगी।
ये निकलवानी पड़ेंगी, आपको खोजनी पड़ेंगी। ये सच छुपाया गया हमसे कि मेरे देश के लोगों को इतना डराया हुआ था। मतलब जहाज से डरने की क्या बात हो गई भाई, डरना ही नहीं चाहिए था। वो इसलिए डरते थे कि गोलियां मारते थे वो जहाज से सीधी, जहां भीड़ इकट्ठी दिखी गोलियां चला दी, बम गिर दिए। तो जब 1946 में इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट हार गई, अब कांग्रेस की एमपी एमएलए जीत गई। तो फिर उन्होंने समझौता किया, पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट आज भी भारत के एयर क्राइम में वो रखा हुआ है, जहां पे उनकी वो डॉक्यूमेंट्री रखने का पूरा सिस्टम है कि अब आप संभालो इस देश को 5 साल के लिए। फिर उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन चलते रहे देश में। जहां पे माउंटबेटन बैठा था 14 अगस्त 1947 को, वहीं पे बैठा नेहरू, और आज वहीं पे बैठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ चेहरे बदले, कानून एक भी नहीं बदला, एक भी कानून नहीं बदला। जब व्यवस्था ही नहीं बदली, वो व्यवस्था लूट की है। 47 से पहले 34,735 कानून अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, इस देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इसको गरीब भिखारी बनाने के लिए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मान्यताएं बर्बाद करने के लिए। तो वो क्यों नहीं बदले फिर अब तक? अगर वही कानून आज चलेंगे, चाहे आप किसी को भी बैठा दो वहां पे, वो वही काम करेगा जो अंग्रेज करते थे। ये प्रशिक्षण करके देख लिए या प्रयोग करके देख लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को बैठा के देख लिया, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत होगी, क्योंकि वो भारत के सिद्धांत से चलते थे। राजीव गांधी को बैठा के देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी को बैठा के देख लिया, मोरारजी देसाई को बैठा के देख लिया, उसी सिस्टम पे जहां पे माउंटबेटन बैठा था। तो किसी को भी बैठाओगे साथियों, ये सिस्टम लूट का तंत्र है, लूट ही करेगा। और आपको ये चीजें देखने में मिल रही होंगी कि भाई उस नेता ने स्विस बैंक में इतना अकाउंट भर लिया, उसने इतना भर लिया, उसने इतना भर लिया। मतलब देश गरीबी की तरफ एक खड्डे में गिरता हुआ चला जा रहा है। किसके दम पे? सरकार के दम पे। वो जो मैं बात कह रहा था ना कि मेरे दिल में ये था बचपन से कि बड़े नेताओं ने उनका अपना चंद्रशेखर आजाद का या भगत सिंह जी का साथ क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि सरकार का आदमी आज सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, उसको नौकरी का डर है। यही होगा। और उस टाइम भी कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस पार्टी का हो या किसी संगठन का बड़ा नेता हो, वो बोलता नहीं था, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं मुझे कांग्रेस से निकाल ना दे, कहीं मुझे इस पद से निकाल ना दे। आज वो ही डर है। नहीं तो भाई जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में आदेश ही तो किया था कि आप इनको गोलियां मारो। गोलियां मारने वाले तो मेरे देश के लोग थे, वो जो पुलिस की नौकरी करते थे। आज भी यही है। कोई भी आप धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करोगे तो देखो नहीं गोलियां मारते हैं क्या? मतलब उनका जमीर मर चुका है, वो आज भी अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसा कि वो नेता हमारा काम कर रहा है। आपके शहर में, गांव में कोई समस्या का समाधान अगर हुआ हो तो बता दो, समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? तो फिर वो कौन सा भारत है इतना गौरवशाली, सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, उसके बारे में क्या जानते हैं फिर हम? जैसे वो अभी एक कहानी से शुरू किया था हमने कि 200, 250, 300 सालों से हमें प्रताड़ित ही किया जा रहा है कि तुम कौन हो, कहां से आए। कोई कहता है तुम शूद्र हो, कोई कहता है तुम ब्राह्मण हो, कोई कहता है तुम फलाने धर्म के हो, कोई कहता है तुम फलाने धर्म के। भाई हम सब इंसान हैं, इंसानी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान की मदद करेगा वही सबसे बड़ा धर्म हो गया। तो मैं यहीं अपने इस छोटे से वक्तव्य को आप सबके सामने विराम कर रहा हूं। तो मैं आगे सिसोदिया जी से, सचिन भाई से कहूंगा कि आप आया समझ में, 5 मिनट ही लूंगा। एक ही पॉइंट आ रहा है जी। तो पढ़ने के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो वो थे हमारे जो नेता तो पहले भी थे, हाथ में और जो सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे उनका साथ उन नेताओं ने छीन दिया। उस टाइम में तो थे, उस टाइम में कहाँ चले गए? दूसरी बात, जो सरकारी जो सरकारी जो तंत्र की जो एक जो व्यवस्थाओं पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, वो पहले भी लगा हुआ था, पहले हमें पता नहीं था, अब भी वही लग रहा है। जैसा कि डीएम को नौकरी का डर, मेरी छूट जाएगी है। एक छोटे से इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन होता है रुड़की में, क्या हमारे कहीं भी किसी भी जगह लगा दो,
उसमें एक सीएम का आना ये पुष्टि करता है। उसमें एक छोटे से इलेक्शन में सीएम का क्या काम है वहां पे आने का, और फिर वहां पे ये बोलना कि भाई अगर तुम्हें यहाँ रहना तो जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। इंस्ट्रक्शन तो पहले से ही मिले हुए हैं, वहां तो अपोजिशन के भी बंदे रहते हैं ना अंदर, भाई जैसा तुम्हें, यानी कि आने का मतलब समझ गए कि क्या करना। तो आज भी जो नौकरी का डर है वो ऐसे अधिकारी आज भी मौजूद है, ये समझ में। मतलब आपकी बात ये आई जी, इसमें जो चर्चा हुई है 10-15 मिनट की, अगर किसी माता बहन का, नौजवान का, मेरे बुजुर्ग का, किसी का कोई प्रश्न हो, वो भी लिख के दे सकते हो। कोई त्रुटि हो, वो जरूर लिख सकते हो या पूछ सकते हो। तो ये जो व्यवस्था सोनी भाई ने हमको बताने का प्रयास करा, जैसे माता जी ने भी सवाल पूछा था ना कि भाई स्मार्ट मीटर लगा दिया मेरी मर्जी के बगैर, जबकि केंद्र सरकार ने खुद कानून पास कराया है कि आपकी कंसेंट लेना पड़ेगा। अभी नया कानून आ गया है कि आपकी इच्छा के बगैर स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। आप कहोगे, है ना, हाँ कोर्ट के तो आई है, कानून आ गया तो वो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने तो लगा दिया। ऐसे ही वैक्सीनेशन के केस में हो गया था। वैक्सीन जब लगी थी, ये वैक्सीन का मुद्दा मैं इसलिए ले आया हूँ यहाँ इस चर्चा में, क्योंकि ये जो अभियान है जो चले अपना जनता सरकार मोर्चे का, तब जनता सरकार मोर्चा नाम का संगठन नहीं था, तो डॉक्टर साहब ने इसको शुरू किया। और आज तो हम इतने लोग बैठे हैं, आप सुनने के लिए आए हो, है ना भाई। आप तो ये मन बना के आए हो कि भाई आएंगे कुछ साथी और वो सुनेंगे, हम सुनेंगे उनकी बात, देखेंगे कि फिर आप अलग निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि करना है कि नहीं करना है, हमारे फायदे की बात थी कि नहीं थी, है कि नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन उस समय देश के अंदर आप सब प्रत्यक्ष गवाह हैं कि क्या माहौल था, डर का कितना माहौल था, लोग घरों में कैद थे, सब कामकाज पूरे देश का ठप था, रेलवे बंद था, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद था, और जो लोग इधर उधर रह रहे थे अपने कामकाज के सिलसिले में 2-2 हजार किलोमीटर वो पैदल चल के अपने वहां पहुंचे थे। इस तरह का भयावह कंडीशन थी। गाँव में भी नहीं पड़ने दिया, तो वो तो इस डर था ना कि भाई इनको कोई, हाँ इनको वो ना हो, मतलब वो इस तरह का माहौल था। उस माहौल में जब कोई सुनने को तैयार नहीं, पूरा तंत्र, सारे एक्सपर्ट, सारे डॉक्टर, सारी मीडिया, सब कुछ, सब ये कह रहे थे भाई बहुत खतरनाक बीमारी है और आपको इसका अभी तक कोई इलाज ढूंढा नहीं गया है, लोग इस पर लग रहे हैं इलाज ढूंढने पर, और आपको जो है बचाने के लिए भारत के वैज्ञानिक रात दिन प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के वैज्ञानिक भी, कि भाई इसका एंटीडोट निकाल लें। लेकिन इससे पहले फिल्म में आ गई थी ये बात, जब आपने क्रिश फिल्म देखी, क्रिश 3, जिसमें वो काया पाया सी क्या है, उसमें वो काल वाली जो सीन है कि भाई वो मैं वायरस बनाऊंगा और वो छोड़ दूंगा, है ना, और लोग बीमारी से परेशान हो जाएंगे और वो उसको फिर एंटीडोट भी हम देंगे। तो ये अब तो आपको पता लग गया वो फ्रॉड था, ये भी है क्वेश्चन से। अब तो कोर्ट में मान लिया, अब तो सरकार ने एफिडेविट दे दिया, अब तो पता लग गया कि फ्रॉड था, ठीक है कि नहीं। तो उस समय लोग नहीं सुनते थे भाई, उस समय डॉक्टर साहब ने जाके, आप अगर देखोगे उनका काम, तो सड़क पर उतर कर लोगों को जाकर वहां पहुंच कर, जहां आंगनबाड़ी वर्कर लगा रहे हैं वहां तो सुनने को तैयार नहीं, हो तो अपनी मर्जी से लग रहे लाइन में वैक्सीन लगवाने के लिए। उस समय उन्होंने मना करी, लोगों को बताया, उनका वीडियो देखोगे तो वो एक ही बात करे आशा वर्कर को कि भाई आपने क्या इनको बता दिया कि ये इसमें जो है ये कंसेंट है इनका, इससे ये बीमारी हो जाएगी जो आप इनको लगा रहे हो। क्योंकि डॉक्टर बलराम भार्गव ने तो बयान दे दिया था ना कि जो वैक्सीन है वो डिजीज मॉडिफाइड है, मतलब वो बीमारी ठीक करेगी नहीं करेगी ये पता नहीं, अगर आपको कोई रोग होगा तो उसको मॉडिफाई कर देगी दूसरे उसमें ICAR के, पर वो जानकारी तो नहीं पहुंची आप तक, है कि नहीं। तो उस समय तो भाई बहुत भयंकर त्रासदी थी उस समय। डॉक्टर साहब ने जो काम करा उसकी वजह से ये जो अब HPV वैक्सीन का, जिसका खुद प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी, जिसकी लॉन्चिंग प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो और पूरा महकमा उसको प्रचार कर रहा हो, वो फेल होगी, है ना, फेल हो गई वो। अपार ID लोगों की समझ में आई, विरोध करा। जनगणना की भी वीडियो देखी होंगी आपने, लोग प्रश्न करना सीख गए उस 4 साल की यात्रा में, क्योंकि 2022 में फिर उन्होंने कहा भाई ये ऐसे नहीं बनने की बात। देश के बहुत बड़े प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट और बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने कहा उस समय डॉक्टर साहब को कि भाई ये नहीं, रुकने का नहीं मामला है, प्रयास बोले कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम प्रयास करके देखेंगे क्या पता किसी की समझ में आई जा, लोगों की समझ में आई जा। तो आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। 2022 में फिर संगठन का गठन करा जनता सरकार मोर्चा के नाम से,
इसका एक ही थीम उन्होंने दी कि भाई लोगों के साथ ठगी बहुत हो गई, बहुत संगठन बन लिए, है ना, सब क्रांति के लिए ही हमें सब यही सपना दिखावे कि भाई हम आपके जीवन को बदल देंगे, जबकि ये झूठ है बात कि हम आपके जीवन को बदल देंगे। तो इसलिए आपको भी हम यही करें कि अभी आप ये आस लगा कर बैठ जाओ कि हम आए, जनता सरकार मोर्चा के लोग आए और हम आपके जीवन को बदल देंगे, ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत लॉलीपॉप बात है ये। आपके जीवन को आप बदल सकते हो। इन्होंने कहा ना, जगदीश चंद्र बसु ने एक्सपेरिमेंट कराया, ये जो भाई साहब कहे भाई लोन वाले आ रहे हैं, वो कह रहा है सांझ को आओगा, सांझ को लेकर जाऊंगा, उनको भी ट्रेनिंग दी जा, आपकी जानकारी ना होने का फायदा उठा के, तो वो उनको ट्रेनिंग है, वो आपको ड्रामा है, आपके मोरल को डाउन कराए, ठीक है ना, आपको इतना हतोत्साहित कर देंगे और आप पहले से ही गिल्ट में हो, यार दे तो मैं पाई नहीं रहा हूं। लेकिन जब आपको अगर पता लग जाए कि गलती आपकी नहीं है इस ना देने में, ये तो लोन ही पूरा फ्रॉड है यार, आप दे ही नहीं सकते थे और कोई भी नहीं दे सकता। अगर लोन सच्चा होता तो फिर ये अंबानी का क्यों माफ होता, वो ही दे देते, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये पूरा तंत्र आपकी समझ में आ जा, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा बात करेंगे तो आपकी अपनी समस्या है वो आपकी अभी समझ में नहीं आने की, है ना। तो मैं छोटी सी आपको जनरल बात ये बता के, भाई जो मोर्चा है अपना मोर्चा, वो कई मुद्दे हैं मोर्चे के मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन और जानवर पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का हो, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का ना हो, इसमें रुपए की जरूरत ना हो, इसमें पैसा ना लगे, क्योंकि ये हर आदमी का मौलिक अधिकार है और ये भारतीय संविधान में वर्णित है। अगर आपके पास एक मकान है, आपका मकान रोटी कपड़ा और मकान की श्योरिटी है संविधान के अंदर, ये होना ही चाहिए आपके पास, भाई ये तो मूलभूत आवश्यकता है, फंडामेंटल राइट है। आपने उस पर लोन ले लिया हो, कुछ ही कर लिया हो, अगर वो सिंगल मकान है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं ले सकती, क्योंकि वो आपके सर छुपाने की जगह है, ठीक है जी। तो सोनी भाई की बात आप उसको अगर समझे तो हमारा जो जीवन है उसका एक अगर आप निष्कर्ष निकाल लें तो हमारा जो जीवन है ना, और उसमें जो दुख आपको दिख रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई की नहीं बन रही है, माता पिता की नहीं बन रही, बच्चे बिगड़ते जा रहे, संस्कार विहीन होते जा रहे, है ना, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, काम धंधे ठप हो रहे हैं, कमाई आपकी घटती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, सुविधाएं हॉस्पिटल फैसिलिटी भी बढ़ रही, बीमारी भी बढ़ रही है कि नहीं है। मतलब आपका जीवन पूरा चिंता तनाव थकान में है, डिप्रेशन में, नींद आपको आती नहीं है, रिश्ते टूट रहे, समाज टूट रहा, भाईचारा टूट रहा। तो इसका फायदा तो है तंत्र को, इससे किसको फायदा, तंत्र को। और जिसको इससे फायदा है तो वो इसको बढ़ाओगा घटाओगा, जिसको फायदा है बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी को लाभ है, एक परिवार से दो हो जाएंगे तो 2 टीवी 2 मोटरसाइकिल 2 पंखे 2 घर, सीमेंट रेता बजरी सब 2 चाहिए, तो किसको लाभ, बाजार को। बाजार को जिसमें लाभ है वो ऐसी नीति बनाओगा वहां से बैठ के। आपको माइंड मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, वो तो टीवी मीडिया है ना, उससे वो कंट्रोल कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इसी के लिए बन रहा, ठीक है जी। तो उससे आप इसकी बात से जो निष्कर्ष निकाल लें कि आपके दुखों का कारण भगवान नहीं है। आप यहाँ पैदा हुए, बहुत अच्छे देश में पैदा हुए, बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहां सूर्य का प्रकाश लाखों साल से है, अगले लाखों साल रहने की गारंटी है। और सूर्य का प्रकाश ही है जिससे कि भोजन पैदा होता है, सूर्य का प्रकाश ही है जिससे हम यहाँ नीचे पलोथी मार कर बैठ पा रहे हैं। विदेशों में नहीं बैठ सकते, इसलिए कुर्सी बैठा है, क्योंकि वो जॉइंट्स कड़क है, ठंड बहुत ज्यादा है। वहां नहीं है, जीवन संभव नहीं है वहां। जब जीवन संभव नहीं है तो भाई वो कैसे इतने अमीर है, क्यों, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था इस तरह की यहाँ बना रखी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जिसको भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, जो अफ्रीका है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहां की व्यवस्था उन्होंने इस तरह की बना दी, शिक्षा की भी, राजनीति की भी, नीतियां वहां ऐसी बना दी, इकोनॉमिक्स की भी, कि वो लूट, सब हम उनके लिए ही काम कर रहे रात दिन। पाइपलाइन लग रही हमारे घरों में, सुबह ही आदमी उठागा, मंजन करेगा, कहाँ जाएगा पैसा, कंपनी पे। बुरुश किसका, आप बेड पे से पैर नीचे रखोगे, उस पर जो चप्पल है वो भी कंपनी की, चादर जो बिछरी बेड पे वो भी कंपनी की, लाइट कंपनी की, सामान जो लग रहा है वो बिजली वो भी कंपनी की, आपकी नहीं है, ठीक है कि नहीं। आपके कपड़े जूते, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप कंपनी के लिए काम कर रहे। तो जब आप कंपनी के लिए काम करोगे मेरे भाई तो खाली हो जाओगे, है कि नहीं है। और वो कंपनी जब आपको पता लगेगी तो 3 नाम याद रखो आप, बिल गेट्स, रोकफेलर, रोथस्चाइल्ड। रोथस्चाइल्ड तो सबका पिताजी है इनका, क्योंकि वो बैंकिंग व्यवस्था उसकी है। वो आपका जो समस्या है, क्योंकि उस पर ही ज्यादा बात करेंगे आज,
भाई आपको थोड़ी राहत मिल जा। जब आपको राहत मिल जा फिर आप इन मुद्दों इसलिए छोड़ रहे हैं इन पॉइंट को कि फिर आप उन मुद्दों पर काम करने की सोचें। हम नहीं कहते आप उस पर काम करें या आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमको ना नोट लेने आपसे ना वोट लेनी। हमारा काम है आपको सच बताना, आपको यह पता लग जाए कि आपकी समस्या जो है आप खुद समाधान करोगे। जनता सरकार मोर्चा का मोटो ही गठन करने का उद्देश्य के पीछे कारण यही है। अगर जनता सरकार मोर्चा ठेकेदारी ले लेता उस समय तो एचपीवी वैक्सीन अब नहीं रुकती, अब तक दोबारा लॉकडाउन में होते लोग। बहुत प्रयास कर लिया उन्होंने, ये बोला हंता पता नहीं क्या क्या ये वायरस आएगा जी, है ना, ये बीमारियां आने लगी जी, मीडिया की चलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे साथी जो हैं, जो ट्रेनिंग ले लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं या मोर्चे की बातें जो चल रही हैं उससे उनको वो पहले ही कमेंट कर दें वहां पर, अच्छा नया प्रोपेगेंडा, नया फ्रॉड। तो इसलिए आपको ये पॉइंट आपको बताई जा रही है कि आप अपनी समस्या का कारण आप नहीं हो, वो जो नीतियां जो आपके खिलाफ बनाई गई हैं वो उसका कारण है। और वो नीतियों का सिलसिला इन्होंने आपको बता दिया 1857 से शुरू हुआ। अब जैसे ये कह रहे भाई साहब ने कहा, बोले भाई वो आया मुख्यमंत्री कि उसने कहा भाई तुमको यहाँ रहना, तो भाई क्यों, है ना, वोट मतलब इसको ये सिर्फ इसलिए जा रहा है कंट्रोल के लिए, वन पार्टी का सिस्टम देश में आ जा और टोटल कंट्रोल उनके हाथ में आ जा। क्योंकि जब कुर्सी का डर नहीं है अगर नेता को, तो वो जो चाहे वो नीति ला सकता है, फिर जो चाहे वो नीति और देश में ला सकता है, क्योंकि उसको डर है नहीं तो मर जाएगा। जैसे रशिया में है, चाइना में है, वहां भी डेमोक्रेसी है। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ हाँ, मैंने उस समय कि किसी छोटे से इलेक्शन में सीएम मुख्यमंत्री दखल दे रहा है, तो आने वाला समय बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं छोड़ देंगे, आपके हाथ में चिप तक लगाने की उनकी तैयारी है ना। सीबीडीसी आ चुका है, ये प्रयास करना ही पड़ेगा हमको, हारेंगे जीतेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रयास हमें इसलिए करना पड़ेगा। अभी तक तो आप इसलिए परेशान हो कि आपका मकान है या लोन है, लोन की किस्त हम दे रहे हैं, वो नोट ही खत्म करने जा रहे हैं इसको कि भाई आप सीबीडीसी जो आ जाएगा ना, वो सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, वो आपके मोबाइल में आ जाएगा और वो क्या होगा, वो एक्सपायरेबल है। अभी तक तो आप अपने पैसे के मालिक हो। भाई ये 50 का नोट मेरी जेब में गल लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल में खर्च करूं ना करूं, जब तक ये बुद्धा नहीं होने का, ये वैल्यू इसकी जो भी तो रहेगी, और मैं इसे दे के दूसरा ले लूंगा, बैंक में जमा करके दूसरा ले लूंगा। मतलब ये अमर है क्योंकि ये धन है। वो अलग चीज है, वो ये बताऊंगा कि भाई इसको इन्होंने इसकी परचेजिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया षड्यंत्र के तहत, है ना। धन कभी खत्म नहीं होता, धन होता है, लेकिन अब वो इसको खत्म करने की पूरी तैयारी, सीबीडीसी आ गया, सेंट्रल बैंक। आप सर्च कर लेना, पता कर लेना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपका सीबीडीसी के जरिए एक्सपायर, जब मान लो उसको पता 50 का नोट है, अगर नहीं खर्च करा तो 10 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, कंट्रोल हो गया नहीं आप। और अगर इस पर ये आ जा, इस पर ये भी आ जा कि भाई ये तो सिगरेट के लिए खर्च हो सके बस, इससे दवा या खाना नहीं खरीद सकते आप, ये प्रोग्रामेबल आ रहा है सीबीडीसी में। 15 मिनट सिटीज, स्मार्ट जो है ना, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज बनाए जा रहे हैं ना, है ना। स्मार्ट का मतलब है सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। वो खुद एनालिसिस करेगी, मॉनिटर करेगी और रिपोर्ट करेगी, क्योंकि यही चल रहा है एल्गोरिदम को, उनको आदिमों की जरूरत नहीं है। समझ लो आप बात को। ये जो आज कह रहे हैं ना, डीएम कह रहा है मुझे नौकरी, मैं तो नौकरी के लिए हूँ, पुलिस वाला कह रहा है कि मैं तो नौकरी कर रहा है जी, मुझे तो आदेश आएगा ऊपर से लाठी चार्ज कर दो जी, मुझे तो रोकना है जी, लॉ एंड ऑर्डर बनाना है जी। जज कह रहा, इनकी किसी की आवश्यकता अगले सिस्टम में नहीं है। इसी का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और अच्छे शब्दों में जो वो कह रहे हैं इसको, वो कह रहे हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उनको सेना की जरूरत नहीं, वहां रोबोट खड़ा होगा, उनको गोली मारने के लिए छोटे छोटे ड्रोन है, उसमें आपका फेशियल रिकॉग्निशन, इसलिए सब कुछ आधार से आपकी आई, आपका फेशियल रिकॉग्निशन जो है ना, सब जोड़ा जा रहा है। आपका बैंक का कनेक्शन, आपका जो है ना मोबाइल का कनेक्शन, आपकी जो है पानी का बिल, बिजली का बिल, जमीन के कागज, घर के कागज, सब आधार से लिंक है। उनको सब पता है आदमी क्या है ये, क्योंकि उनके लिए आदमी एक नंबर है। और फिर अगर आप उनको चाहिए ही नहीं ज्यादा जनसंख्या, 50 करोड़ चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, इसीलिए ये कोरोना लाया गया था, फ्रॉड कोरोना लाया गया था आपको अंदर इंजेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल और कुछ ऐसे पदार्थ, रोबोटिक्स पदार्थ जो आपको कंट्रोल कर सकें, जिनके अंदर वो ओरिजिनल उन्होंने डाला है 30% कोई डाल पाए हैं। आगे उनकी तैयारी थी, 8 लगानी थी ना उनको, लेकिन वो भगवान की कृपा हुई, कुछ लोग खड़े हो गए तो वो रुक गया। तो जिनके अंदर वो डाला है उसकी धड़कन को कभी भी रोका जा सकता है। जैसे 5G की रेंज बढ़े, लोगों को हार्ट अटैक आने शुरू हो जाए। आप कोरिया के अंदर वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा, वो आप सर्च कर लेना, ठीक है ना। तो अगला समय खतरनाक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सामूहिक शक्ति जो है ना, लोग जो है, लोगों की ताकत जो है, क्या कहा कि पंची परमेश्वर है, गाम तो राम है जी, यही तो कहावत है।
मतलब गांव में राम की ताकत है, भगवान की ताकत है, तो लोगों के पास ताकत है। तो उसके लिए मोर्चे का गठन हुआ। मोर्चे में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, विचारधारा है। लीडर इंडिया चैनल है, आप उसको सुने, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और जो बात आपकी समझ में आ जाए उसको सर्च करें पहले, ये नहीं कि बिना देखे या बात मान लें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, बहुत से संगठन बने देश के अंदर, ठगी हो गई, ठीक है ना। क्योंकि संगठन का मुखिया जैसे ही कोई आपका ठेकेदार बन जाएगा, आपका काम तमाम कर देगा। अगर ये ताकत जो है आपकी, ये भी हम भी ले लेना, अगर हमने भी आपकी ताकत ले ली तो हमारे पे कोई ऑप्शन नहीं होने का, उस ताकत को हमें बेचना ही पड़ेगा। वो सिस्टम इस तरह का डिजाइन है, वो तो बता दिया ना इन्होंने, सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है मेरे दोस्त। हर जनता सरकार मोर्चे का मोटिव क्या है? मोर्चे का मोटिव है कि ताकत आपके पास आना, ताकत हमारे पास होनी चाहिए ना भाई। मुख्यमंत्री के पास ताकत क्यों होगी? जब हमारी वोट की ताकत से, हमारे टैक्स के पैसे से वो भारी भरकम सुविधा ले रहा है, हेलीकॉप्टर में चल रहा, उसको गाड़ी, पायलट और सुरक्षा हमारे पैसे से ही तो है, हम ही तो कमा के दे रहे उसको। हमें साला लट मर रहे, हमें परेशानी हो रही, हमें गर्मी भी लग रही, हमारे पास जो है, हमारे पास बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे। इतना खतरा, ऐसी नीतियां बना दी तुमने हमारे से बिना पूछो। क्यों? क्योंकि उनको जो है कंपनियां चुनाव के समय फंडिंग करते हैं, वो अपना काम निकाल रहे हैं फिर उससे, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपके बीच रखी। जनता सरकार मोर्चा का मोटिव आपको मैंने बताया। सनी भाई ने आपको बताया कि आपकी समस्या तंत्र के द्वारा पैदा करी गई है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, उसकी जड़ तंत्र पर है, और वो समाधान जो है व्यवस्था बदलने से ही हो सके। और व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता राजनीति से नहीं है, गांव नीति से है, हमारे इकट्ठा होने से है, सामूहिकता से है, भाईचारे से। इसीलिए उनको डर लगा है, इसलिए वो ऐसे ऐसे मुद्दे छोड़ते रहे। जाट का फलाने को लड़ा दो, हिंदू को मुस्लिम को लड़ा दो, सिख को उससे लड़ा दो, है ना, जातियों में बांट दो, उनके नेता खड़े कर दो, ठीक है ना जी। तो समाज टूटा रहेगा, उनका काम चलता रहेगा। लेकिन अभी समय ज्यादा नहीं है, 2030 से पहले पहले उनको ये एजेंडा पूरा करना। तो इस एजेंडा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सके। रोकने का तरीका क्या है? संगठित लोग आवाज उठाना शुरू करो, प्रश्न पूछना शुरू करो, लिखित में पूछो, क्योंकि ये सिस्टम लिखतम पे चलता है, वक्तम पे नहीं चलता है। आप आवाज लगा रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे, धूम में बैठे, भूख हड़ताल कर रहे, पुलिस लाठीचार्ज कर रही, क्या फायदा भाई? ठीक है ना, कोई फायदा नहीं उससे। आप लिखित में चिट्ठी लिखो। अगर आपके डीएम पर आपने 1000 चिट्ठी भेज दी, कुर्सी हिल जाएगी, नीचे गिर जाएगा कुर्सी, पता है। लिखतम में इतनी ताकत है मेरे दोस्त। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो, क्या दिक्कत है कि नहीं है? अपने सवाल लिखो उसको, भाई ये दिक्कत है, तो हमारे पैसे से बैठा वहां, हमारे खिलाफ नीति कैसे बन रही है, हम परेशान क्यों हो रहे? तो यही ट्रेनिंग है अपनी मोर्चे की, यही हम सिखाना चाहते हैं, यही लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि वो आवाज उठाना शुरू करें। सारे मुद्दों को लेकर जनता सरकार मोर्चा चल रहा, कोई मुद्दा नहीं छोड़ रखा जनता सरकार मोर्चा ने, ठीक है ना। पॉलिटिक्स का सोल्यूशन भी जनता सरकार मोर्चा आने वाले समय में प्रस्तुत करेगा आपके सामने, लेकिन वो अलग होगी। हम में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हम किसी को चुनाव नहीं लड़ाओगे। लोग कैसे ताकत अपने पास रखेंगे, कैसे लोगों का एजेंडा है। अभी तो क्या है ना, पब्लिक मीडिया एजेंडा थोपा है, पार्टी कैंडिडेट थोप दे आपके ऊपर, मीडिया एजेंडा बनाओगी भाई। हाँ ये नहीं है, यहाँ ये समस्या है, हम ये बना देंगे, हम इतने रोड बना देंगे, इतने हाईवे बना देंगे, हम स्मार्ट विलेज बना देंगे। वो आपकी नहीं है, उसमें आपकी बात नहीं है कहीं भी। आपके हितों की, आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की, आपके लिए कोई शिक्षा में सुधार करने की, स्वास्थ्य में सुधार करने की, आपका जीवन यापन कैसे सुथरा सरल होगा, उसमें कोई एजेंडे में वो है नहीं। लेकिन वो टीवी पर रात दिन चला के एजेंडा थोप देंगे और फिर आपके ऊपर पार्टी अपना कैंडिडेट थोप देगी। तो इस व्यवस्था को उलट करना, एजेंडा भी हम सेट करेंगे और कैंडिडेट भी जनता का होगा। लेकिन उससे पहले लोगों को समझ, वो जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है जी, तो मैंने आज इतनी बात करनी थी। अब